अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं भाई। बड़े दिनों बाद हाज़िरी हुई है आज, और मैं ये वाली बात हर वीडियो में कहता हूँ कि बड़े दिनों बाद हाज़िरी हुई है। लेकिन मैं गायब इसलिए था क्योंकि मैं मुस्तकिल तौर पर ट्रैवल कर रहा था। पिछले से पिछले हफ्ते में स्पेन में था, उसके बाद मैं पुर्तगाल गया, अब मैं इटली में वापस आ गया हूँ। तो मैं अपने आबाई शहर जहाँ पर मैं स्टडी करता हूँ, मिसीना में, उधर वापस आ चुका हूँ। मेरे पीछे प्रॉपरली बड़ी प्यारी किस्म की मेडिटेरेनियन सी के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये बीच इज़ कॉल्ड तोरे फारो। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आई ट्राई टू कवर दैट थिंग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसकी पूरी डिटेल आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये जो रिजेक्शंस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। क्योंकि हम लोग एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं और उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं कि लोग किस किस तरह की गलतियाँ करते हैं। और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, काफ़ी लोग एप्लीकेशंस को रिव्यू करने का मौका मिलता है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लोग क्या बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं जो जनरली पाई जाती हैं। तो वो तमाम जो 5 बेसिक मिस्टेक्स हैं जो मैं चारों कवर करना, मैं आपको इसमें वीडियो में बताता हूँ। देखो भाई, पहली मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बुनियादी मिस्टेक है। काफ़ी सारे लोग पूरा प्रोग्राम को नहीं पढ़ते, वो डिटेल्स को नहीं देखते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते। पहला जो मसला आता है वो आता है आपकी परसेंटेज या जीपीए का। कैटेगोरिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट पे कंट्री वाइज लिस्ट किया हुआ है कि आपकी कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, आप कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कोलीग था पाकिस्तान से, तो उसने एक रिस्क लिया था अभी पादुआ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। अब पादुआ यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने पाकिस्तान की जो रैंकिंग लिखी हुई थी, पाकिस्तान की जो जीपीए रिक्वायर्ड थी उसमें, वो रिक्वायर्ड थी 3.10, सही है, और उसकी जीपीए थी 3.05, यानी कि 0.05 का सिर्फ फ़र्क था। तो उसने इसका चांस ले लिया और उसने अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या सर कि इस चांस की बेसिस पे उस भाई साहब का काम नहीं हुआ, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन नहीं हुआ है। तो अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो बेसिक मसला आता है वो आता है यार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अब बहुत सारे लोग नई प्रोग्राम्स को देखते हैं, कुछ देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इटालियन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मसला जो हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश एक्सेप्ट करती हैं, तमाम इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट करती हैं, या तमाम यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एक्सेप्ट करती हैं, ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिलता। मतलब ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आप किसी भी तरह से उसको एब्सोल्यूट नहीं कर सकते एक चीज़ को, कि अगर आपने एक जगह पे एक चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया, बेशक प्रोग्राम का नाम सेम हो, लेकिन हो सकता है रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो। उसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जैसे मैंने जीपीए की बताई थी कि जीपीए की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो वो जो ना हमने बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होता है। जो सेकंड हम मिस्टेक कर रहे होते हैं वो हम करते हैं आइल्स की। भाई अगर यूनिवर्सिटी आपसे आइल्स मांग रही है तो आप आइल्स दें, अगर वो आइल्स नहीं मांग रही तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे दें। ये नहीं है कि आइल्स मांग रही तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चुपका दें, तो उस सूरत में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे। और बहुत सारे लोगों के इससे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि वो आइल्स अगर मांग रही तो आइल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चुपका देते हैं और लक पे बैठ जाते हैं। देखिए यार, लक पे ना गुजारा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप बेसिक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ेंगे उनका ऑटोमेटिक सिस्टम ही डिलीट कर देता है। वो आपके प्रोफेसर के पास, सुपरवाइज़र के पास, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास एप्लीकेशन जाती नहीं, सिलेक्शन कमेटी के पास जाती नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट का जो ऑटोमेशन लगी होती है हर वेबसाइट पे, वो ही उसको पूरा नहीं कर रहा होता। तो आपके पैसे, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, वो सब ज़ाया हो जाते हैं। हाँ यार, जैकेट उतार दी यार, गर्मी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बीच का सीन है तो बड़े जो है ना वो इस वक्त अच्छी धूप आई हुई है और हम अजीब से लग रहे होते हैं इधर जो है ना जैकेट वैकेट पहन के, बाकी लोग टी शर्ट वगैरह में घूम रहे होते हैं। तो तीसरा जो मसला आता है, आपका प्रोग्राम मैच नहीं करता। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं उनकी जो डिग्री है वो टेक्निकल है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की है, और उनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का है। तो वो ये चाहते हैं कि अपनी ना हम फील्ड स्विच कर लें। भाई इटली में उन्होंने इस तरह का कोई सीन रखा ही नहीं है, क्योंकि यूरोपियन सिस्टम है एक तरह का। वो आपके जो प्रीवियस क्रेडिट्स हैं, प्रीवियस जो आपने कोर्सेज पास किए हुए हैं, उनको वो जज करते हैं। अगर आपने वो प्रीवियस क्रेडिट्स किए हुए हैं जो उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप उसमें दे रहे हैं तो आप कामयाब है, अदरवाइज़ फिर आप कामयाब नहीं, आपको वो निकाल के फेंक देंगे। देखिए, तो 3 बातें। चौथी बात जो है ना आपकी, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग रिजेक्शन आती है। अगर आपकी जीपीए भी सही है, आपके आइल्स का स्कोर भी अच्छा है और आपकी प्रोग्राम भी मैच करता है, चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोटिवेशन लेटर, मतलब कि चौथा। तो मोटिवेशन लेटर जो ना आप लोग गलत लिख रहे हैं। वजह ये है कि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से मोटिवेशन लेटर लिखवा लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद जो ना वो कोशिश करते हैं और चैट जीपीटी उनको मोटिवेशन लेटर बना के दे देगी और पढ़ लेंगे। यार मेरी बात सुनो, देखें, जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग अपने एक राउंड के अंदर कम से कम, चलो हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस करते हैं और मतलब इवैल्यूएट करते हैं। कम से कम 500-600 बंदा एक कर रहा होता है इवैल्यूएट।
और वैसे भी तादाद बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास जो चैट जीपीटी सोल्यूशन बता के दे रहे हो, और आप लोग इस्तेमाल भी फ्री वाला करते होंगे, सही है, तो नया भी नहीं करते होंगे, तो फ्री वाला तो तकरीबन सबको मोरलेस एक ही तरह का पैटर्न बना के देता है, एक ही तरह के वर्डिंग यूज़ करता है, एक ही तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें होता है, एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है, एक ही तरह का उसका स्ट्रक्चर बॉडी होती है। तो आपको नहीं लगता कि क्या नाम है, आपका जो प्रोफेसर है वो समझ जाएगा कि आपने जो मोटिवेशन लेटर लिखा है उसमें आपने मेहनत ही नहीं की, उसको आपने ऑटोमेटिकली जनरेट करवाया चैट जीपीटी से। चले प्रोफेसर को छोड़ें, अब तो ऑटोमेटिक टूल्स आ गए जो ऑटोमेटिकली मतलब टर्निटिन पे अगर वो लेटर डालेंगे तो वो देख के बता देगा कितना % जो उसमें जो लेटर का कंटेंट है वो सारे का सारा जो है आपका AI का लिखा हुआ है। तो टर्निटिन के थ्रू भी आराम से चेक कर लेते हैं कि कितना % इसमें AI का लिखा हुआ है। तो भाई मेहरबानी करें, चैट जीपीटी के थ्रू अपने मोटिवेशन लेटर लिखवाना बंद कर दें। आप उससे लिखवाएंगे लेटर तो आपके नसीब में नाकामी ही नाकामी है, क्योंकि यार बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हैं, उनके पास टाइम है, और आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। उनको ऐसे लोग चाहिए जो मेहनत करें। मतलब आप इटली के लिए आ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, या फिर आप सक्खर से कराची जा रहे हैं, कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से इटली आ रहे हैं, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिल से करनी है। तो आपका जो मेन मामला ख़राब हो रहा है वो मोटिवेशन लेटर में हो रहा है। आप सही से मोटिवेशन लेटर नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, मोटिवेशन लेटर बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप ना उस मोटिवेशन लेटर को करते हैं कॉपी पेस्ट, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करेंगे और प्रोग्राम का नाम चेंज करेंगे, और उसके बाद पूरे का पूरा मोटिवेशन लेटर सेम होता है। भाईजान ऐसा कभी भी नहीं करना होता है यार। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में मैंने 50 से 55 अपने मोटिवेशन लेटर लिखे हैं, सही है, और मैंने बहुत अच्छे लोगों को अपने मोटिवेशन लेटर पढ़वाए हैं, जो इंग्लिश दान भी थे और जिन्होंने स्कॉलरशिप अचीव भी कर ली थी, उनसे ही सीखा है। उन्होंने समझाई सारी की सारी बातें कि आपको हर मोटिवेशन लेटर को हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम के साथ कस्टमाइज़ करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है वो आप हर जगह पे लगा दें। स्ट्रेंथ प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपकी वेरी करती हैं, तो आप हर जगह पे उसको चिपका नहीं सकते। तो अपने मोटिवेशन लेटर को टाइम दें, जितना टाइम अपनी एप्लीकेशन में देना है, मेरे ख्याल में आपको मोस्टली टाइम अपनी मोटिवेशन लेटर पे देना पड़ेगा, ताकि आप उनके लिए रेलेवेंट रहें। उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको दे देता हूँ, जिसको देख के आपका कुछ मामला बेहतर हो सकता है। वो टिप ये है कि यार कि आप एटलीस्ट प्रोग्राम पे जाके प्रोग्राम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसको जाके अच्छे से पढ़ें कि उस प्रोग्राम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि डिग्री करने के बाद आप क्या सीखेंगे। तो आपको अपनी मोटिवेशन लेटर को उस तरह से उससे रिलेट करवाना है। एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, थोड़ा सा उसके साथ प्ले अराउंड करना है, उसके गिर्द प्ले अराउंड करना है, लेकिन आपने दिखाना है अपना मोटिवेशन लेटर के जो आप चीज़ चाह रहे हैं वही वो लोग पढ़ाना भी चाह रहे हैं। जब वो देखेंगे यार ये बंदा जो चाह रहा है मोटिवेशन लेटर में, इसकी जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोग्राम की लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच करती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर करेंगे। अच्छा भाई, अब आखिरी चीज़ जो है ना वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, मतलब मैं उसको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहता हूँ आपकी एप्लीकेशन में, वो है आपकी CV। अब देखें यार, जितने भी यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं ना, उनका एक बहुत प्यारा सुलझा हुआ बहुत अच्छा किस्म का एक सिस्टम बना हुआ, उसको कहते हैं यूरोपा CV। बहुत सारे लोग हैं वो इसमें 2 मिस्टेक कर रहे हैं CV वाले पोर्शन में। पहली मिस्टेक तो वही कर रहे हैं कि वो CV जो है वो अपनी नॉर्मल CV अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो CV उन्होंने बना दी पाकिस्तान में वर्ड में, जो उनको फॉर्मेट बने बनाए मिले, उसी को या कैनवा से बना के CV अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाला काम करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी क्योंकि उन्होंने एक चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन की हुई है, आपको यूरोपा CV चाहिए तो आपको यूरोपा CV देनी है। अगर उन्होंने नहीं भी मेंशन की हुई तब भी आप यूरोपा CV दें, क्योंकि उसको वो समझते हैं, उनकी नज़रों से वो सुबह शाम गुजरती है, वो अपने कुलीग की CV उसी में देखते हैं, मतलब हर तरह की जगह पे ना वो इसी CV को देख रहे होते हैं। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, तो आपको इसको अप्लाई करना होगा, अपनी हमेशा यूरोपा CV के थ्रू अप्लाई करें। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यार मैंने कुछ की CVs देखी हैं, वो CV होती है एजुकेशन की, और उसमें लिख देते हैं कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो इस तरह की बेसिक गलतियाँ कर रहे होते हैं। भाई आप एसेट तो जब बनते हो जब आप जॉब करते हो, तो आप ऐसे नहीं करो। आपने आपको अपने लर्निंग अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, या आपकी जो एक तो समरी नहीं बन सकती, आप स्टूडेंट हैं अभी, प्रोफेशनल समरी होती है, लेकिन आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है CV का, उसमें आपने यही मेंशन करना है कि भाई आप स्टूडेंट हैं, आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, आपका एक गोल है कि आपने यूरोप से तालीम लेनी है, आपने अच्छी तालीम लेनी है, आपने लीडर बनना है अपनी फील्ड में। उस फील्ड का नाम मेंशन करें। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसको नाम ही ऑब्जेक्टिव है कि आप उसको बहुत ही क्रिटिकल टू द पॉइंट बनाएं। तो उसके अलावा अपने जो एक्सपीरियंस चीज़ें, आपने पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं लिखने, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, आप एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आप पहले टॉप प्रायोरिटी पे अपनी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो मेंशन करें। उसके बाद अपने अगर आपके रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस है रेलेवेंट तो मेंशन करें, अगर नहीं है तो उसको ना ही मेंशन करें, उसकी जगह पे कोई कोर्सेज मेंशन कर दें, किसी तरह से कोई और डिफरेंट अपनी जुगाड़ करके ना कोई दूसरा एक्सपीरियंस दिखा दें। लेकिन जो काम आप लोग करना है ना इस वक्त अपनी CVs के साथ, उससे तो भाई नाकामी होनी ना यार। मेहरबानी करें, अपनी इन वजूहात की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। आपका टाइम कीमती है, आपकी एप्लीकेशन कीमती है, आपका मुस्तकबिल कीमती है।
तो बेशक आप कम में अप्लाई करें, 5-6 को टारगेट करें, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। अब तो मैं फ्री हो गया ऑलमोस्ट, मैं अपने इरासमस से वापस आ गया हूँ। सो आई कीप अपलोडिंग एवरीथिंग, फॉलो मी एंड आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।